नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सेफ्टी ऑफ एजेंट, कि एक एजेंट कितना ज़्यादा सेफ़ है जो हम पेशेंट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन है वो लीस्ट टॉक्सिक हैं, क्यों? क्योंकि वो इंटरफेयर करती हैं फंक्शंस के साथ, मतलब ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को बहुत एक यूनिक तरीके से वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। और कुछ दूसरे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जैसे क्लोरामफेनिकोल वगैरह, उनकी स्पेसिफिसिटी कम है, ठीक है, और यानी कि इतने स्पेसिफिक नहीं होते, तो इसलिए उनको आपने सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करना है, क्यों? क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब सेफ्टी में सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि अच्छा भाई ड्रग की क्या सेफ्टी है। सेफ्टी अक्सर पेशेंट के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अक्सर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो तो नॉर्मल ड्रग से भी जो है उसको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ ड्रग के फैक्टर्स भी होते हैं। उसके बाद थेरेपी की कॉस्ट भी, जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी होती है उस पे फॉर एग्जांपल जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस ऑर्गेनिज्म होता है, इसको कौन-कौन से ड्रग्स किल करते हैं? वैंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, डेप्टोमाइसिन और लाइनज़ोलिड, ठीक है? स्टेफ ऑरियस के ड्रग्स आपने याद करने हैं, कौन-कौन से हैं? डेप्टोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, वैंकोमाइसिन एंड लाइनज़ोलिड। अब चॉइस ऑफ थेरेपी जो है वो किस-किस चीज़ पे डिपेंड करती है? साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन किस जगह हुआ हुआ है? इलनेस की सिवेरिटी क्या है? और क्या पेशेंट ओरल मेडिकेशंस ले सकता है या नहीं ले सकता? उसके अलावा आपने कॉस्ट भी कंसीडर करनी है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत महँगी ड्रग आप पेशेंट को उठा के दे रहे हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप किसके ज़रिए दे रहे हैं? क्या आप ओरल दे रहे हैं या उसको आईवी दे रहे हैं? जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप कब देते हैं? जब पेशेंट को माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं, और माइल्ड इन्फेक्शन है कि आराम से वो एंटीबायोटिक मुँह के ज़रिए खाएगा और उसको जो इन्फेक्शंस हैं वो ट्रीट हो जाएँगे। लेकिन जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं या बहुत इमरजेंसी केसेस के पेशेंट्स होते हैं, उनको हमेशा आपने इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग देना है, ठीक है? ताकि एक तो ड्रग ब्लड में जल्दी-जल्दी पहुँचे, क्योंकि जब आप ओरल थेरेपी देते हो तो ड्रग पहले मुँह में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्ज़ॉर्ब होगा, फिर लिवर के पास जाएगा, फिर वो काम करेगा। तो उसको तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इमरजेंसी सिचुएशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंजेक्शन की फॉर्म में ड्रग्स देने हैं। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे वैंकोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और एम्फोटेरिसिन बी जो हैं, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से इनकी एब्ज़ॉर्प्शन वैसे ही नहीं हो पाती। तो इसलिए क्या होता है कि जब बेचारे एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाते, तो आप इतनी ज़्यादा ड्रग दे रहे हो लेकिन पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप मुँह के ज़रिए दे रहे हो और वो सही से एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रही। तो इसलिए एडिक्वेट सीरम लेवल अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ओरल नहीं होनी चाहिए। पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन किन ड्रग्स के लिए यूज़ होती है? वही जो कि ओरली सही मतलब ओरली एब्ज़ॉर्प्शन उनकी नहीं हो रही होती, या ऐसे पेशेंट जो इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, सीरियस इन्फेक्शन है और हमें फटाफट ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन चाहिए ड्रग्स की, तो हम क्या करेंगे कि इंजेक्शन के ज़रिए देंगे और इंजेक्शन के ज़रिए वो ब्लड में जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ रैशनल डोजिंग, डोजिंग का हमें क्या-क्या चीज़ें, मतलब किन-किन चीज़ों पे डोजिंग डिपेंड करती है। अब रैशनल डोजिंग ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट किस बेसिस पे डिपेंड करती है? एक तो ड्रग की फार्माकोडायनामिक्स पे और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका डोजिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। एक तो ये कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक की डोजेज़, ऐसी डोजेज़ बनाते हैं जिससे पेशेंट की डिज़ीज़ ट्रीट हो जाती है। एक तो पेशेंट को ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल जाता है और दूसरा रेजिस्टेंस भी कम होती है। अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग किन एंटीबायोटिक्स की होती है? फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड डेप्टोमाइसिन, ठीक है? कंसंट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, यानी कि आप जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की बढ़ाते जाओगे उतने बैक्टीरिया ज़्यादा किल होंगे, ठीक है? तो क्या होता है कि जब आप अमाइनोग्लाइकोसाइड और डेप्टोमाइसिन क्यों की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो 4 टू 64 फोल्ड ऑफ द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन हम पढ़ चुके हैं ना, कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो कि चाहिए होती है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से अगर आप 4 टू 64 टाइम्स कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की ज़्यादा कर देंगे तो बैक्टीरियाज जो है वो ज़्यादा जल्दी मर जाएंगे। और ये कौन सी ड्रग्स के लिए पॉसिबल होता है? माइनोग्लाइकोसाइड और डेप्टोमाइसिन के साथ ये पॉसिबल है, ठीक है? तो ऐसी ड्रग्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग की, तो आप क्या करते हो कि आप एक ही दिन में उसको एक डोज़ दे दो। बोलस होता है कि एक ही दफ़ा दिन की जितनी डोज़ रिकमेंडेड है ना, यानी कि जितनी डोज़ फॉर एग्जांपल कि एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, फॉर एग्जांपल ले लो एमॉक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन, उसकी दिन में डोज़ रिकमेंडेड होती है अगर तो 500 एमजी, ठीक है? अगर दिन में रिकमेंडेड है, या अगर फॉर एग्जांपल दिन में रिकमेंडेड है 500 एमजी, 2 दफ़ा लेनी है, तो 2 दफ़ा 500 एमजी लेनी है, तो इसका मतलब है कि दिन में 1000 एमजी ले सकता है वो। तो वन टाइम बोलस का मतलब ये होगा कि आप एक ही दफ़ा उसको 1000 एमजी का बोलस लगा देते हो, ठीक है? ताकि उसके ब्लड में वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ड्रग की अचीव हो जाए, और ड्रग जितना ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होगा ब्लड के अंदर, वो उतना जल्दी किल करेगा इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग वाले ड्रग्स होते हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड और डेप्टोमाइसिन, अगर आप इन
ड्यूरेशन की जितनी कंसंट्रेशन रिकमेंडेड है एक दिन में, उतनी कंसंट्रेशन। ये नहीं है कि आप टॉक्सिसिटी के लेवल तक की ज़्यादा ड्रग दे के बैठ जाएँ कि पेशेंट को बेचारे को टॉक्सिसिटी ही हो गई है। आपने क्या करना है कि उसकी जो जितनी एक दिन में रिकमेंडेड डोज़ है, अगर आप एक ही दफ़ा में दे देते हो ना वन टाइम बोलस, तो उससे इन्फेक्शन जल्दी ट्रीट हो सकता है। अब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग की ये एग्जांपल है, हमारे पास टोब्रामाइसिन और टिकेर्सिलिन की हमने ली थी। अब मैंने कहा था ना कि टोब्रामाइसिन जो है, इसकी भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है। अब देखो कि टोब्रामाइसिन की जब कंसंट्रेशन हमने देखो ये कंट्रोल था, उसके बाद 1/4 कंसंट्रेशन थी, 1 टाइम ऑफ मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन थी, और ये 4 टाइम ऑफ मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन थी, फिर 16 टाइम थी, और अब 64 टाइम। तो देखो 64 टाइम पे ऑर्गेनिज्म की किलिंग कितनी ज़्यादा हो गई, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल लो लेवल पे चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपने ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो गई, ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया। तो टोब्रामाइसिन एग्जिबिट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, लेकिन इसमें देख लो आप कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन किलिंग उतनी, इसका देखो ग्राफ कहाँ पे अचीव हो रहा था, इसका ग्राफ इस लेवल तक अचीव हो रहा था, और इसका इस लेवल तक गया है। यानी कि अभी भी इतने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इतने ऑर्गेनिज्म अभी भी मौजूद है। इसमें देखो इस लेवल पे बिल्कुल ऑर्गेनिज्म मिनिमम तक चले गए हैं, ज़ीरो के करीब चले गए हैं। तो यानी कि टिकेर्सिलिन में जो है अभी भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इवन आपने 64 टाइम्स ऑफ मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन कर दी है, तो रेट ऑफ बैक्टीरियल किलिंग डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। बैक्टीरियल किलिंग ज़्यादा नहीं हुई इवन जब आपने कंसंट्रेशन को 4 टू 64 टाइम्स ऑफ द मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन किया है। मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग फॉर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी उस ऑर्गेनिज्म में जितनी मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने बात की है ना कि मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन अक्सर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है, तो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में जितनी मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन है उस ड्रग की बैक्टीरिया को किल करने के लिए, आपने उससे 64 टाइम्स ज़्यादा ड्रग भी दे दी, तब भी बैक्टीरिया पूरे किल नहीं हुए, तो इसका मतलब है टिकेर्सिलिन के पास जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है। ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है किलिंग पे, अब टाइम का है, यानी कि जितने लंबे टाइम तक आप दोगे उतनी अच्छी किलिंग होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी कंसंट्रेशन दे रहे हो। जैसे बीटा लैक्टैम्स होते हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड हैं, मैक्रोलाइड हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन है और लाइनज़ोलिड हैं। इन ड्रग्स के अंदर क्या है कि इनके अंदर जो है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग नहीं होती। इन एंटी माइक्रोबियल की जो क्लिनिकल एफिकेसी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा टाइम तक ये ड्रग दे रहे हो, ठीक है। और कितने, और एक बात आपने याद रखनी है कि हमने एक बात, मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपने कभी भी नहीं भूलना। यानी कि जितने टाइम तक भी आप ड्रग दे रहे हो, आपने मेक श्योर करना है कि उसकी ब्लड में कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, अबव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक ड्रग आपने देनी है 10 दिन के लिए, आपको पता है कि ग्लाइकोपेप्टाइड, माइक्रोलाइड और ये सारी ड्रग्स तो हैं जी टाइम डिपेंडेंट किलिंग पे, आपने मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन को भुला ही दिया। ऐसा नहीं करना। अगर आपने 10 दिन तक देनी है तो 10 दिन तक मेक श्योर करना है कि 10 दिन तक उस ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा ही रहे, उससे कम ना हो। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि फॉर एग्जांपल दो ड्रग्स की एग्जांपल ले लें, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन की। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेशेंट को पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन दे रहे हो और मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन यानी 50 टू 60% ऑफ द टाइम आप उसकी मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन से अबव ही ड्रग लेवल्स हैं उसके, तो इनमें क्लिनिकल एफिकेसी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो 3 से 4 घंटे तक एक्सटेंडेड आप ट्रीटमेंट दे रहे हो या कंटिन्यूस ट्रीटमेंट दे रहे हो 24 घंटे तक, इन्फ्यूजन अक्सर पेशेंट्स को आपने देखा ना कि हॉस्पिटल में ड्रिप्स लगी हुई होती हैं, 24 घंटे तक उनको इन्फ्यूजन लगे हुए हैं। तो अगर तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड यानी कि 3 से 4 घंटे तक या कंटिन्यूस इन्फ्यूजन लगे हुए हैं, तो उस दौरान आपने ख्याल रखना है कि सीरम में कंसंट्रेशन जो है मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन से अबव होनी चाहिए। प्रोलॉन्ग टाइम अबव मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि अगर टाइम डिपेंडेंट किलिंग है, तो टाइम डिपेंडेंट किलिंग के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा ही कंसंट्रेशन ड्रग की मेंटेन रहे, और जितने ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगी तो उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरमिटेंट डोजिंग के बजाय, यानी कि 30-30 मिनट बाद देने के बजाय आप एक ही दफ़ा कंटिन्यूस इन्फ्यूजन मेंटेन रखो, और आप इस बात का ध्यान रखो
कि इस कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा ही रहे। उसके बाद है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। क्या होता है कि इवन जब आपने एंटीबायोटिक ख़त्म भी कर दी, यानी कि एंटीबायोटिक का कोर्स पेशेंट का ख़त्म हो गया, तो एंटीबायोटिक कोर्स ख़त्म होने के बाद भी परसिस्टेंट सप्रेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ड्रग देनी ख़त्म की, पेशेंट का कोर्स ख़त्म हुआ, दोबारा बैक्टीरिया ग्रो कर गया। नहीं, तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है कि persistent suppression of microbial growth that occur after the level of antibiotic have fallen below the minimum inhibitory concentration, यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से एंटीबायोटिक कम हुई तब तक भी ग्रोथ माइक्रोब्स की इनहिबिट ही रहेगी। एंटी माइक्रोबियल ड्रग जिनकी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जितना अच्छा होगा, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोन्स का, उनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उनको दिन में सिर्फ एक डोज़ देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो आप एक डोज़ भी दोगे तो काम चल जाएगा। उसके अलावा कीमोथेरेप्यूटिक स्पेक्ट्रा होते हैं। ये क्या होते हैं, हमें पता चलता है, स्पेक्ट्रम होता है कि एक एंटीबायोटिक कितने ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ एक सिंगल या लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। फॉर एग्जांपल आइसोनाइजिड है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स होंगी जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती हैं, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एम्पिसिलिन, वो बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर सकती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं कि इनकी वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज़ को, वो तो देखो ना कि ये एक ही स्पीशी थी, ग्राम नेगेटिव के ही डिफरेंट बैक्टीरिया को किल कर रही थी, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ को भी आप टारगेट कर रही है, ठीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किल कर रही थी, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिफरेंट स्पीशीज़ को किल कर सकती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स और कार्बापेनिम्स हैं। अब यहाँ पे देख लें, ये ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़्यादातर केसेस इन्फेक्शन कराते हैं, ग्राम पॉजिटिव, कॉक्साई, बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव, एनारोब, स्पाइरोकीट, माइकोप्लाज्मा वगैरह। अब आइसोनियाजिड देखो सिर्फ माइकोबैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, और टेट्रासाइक्लिन मैंने कहा था ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी होती है, जो डिफरेंट स्पीशीज़ को किल करेगी। देखो ग्राम नेगेटिव रॉड को भी किल कर रही है, एनारोब को, स्पाइरोकीट को, माइकोप्लाज्मा को भी, और क्लेमिडिया को भी किल कर रही है, ठीक है। एक्टिनोमाइसीस, रिकेट्सिया और अमीबा को भी किल कर रही है। तो देखो कितनी डिफरेंट स्पीशीज़ को किल कर रही है। जबकि जो एम्पिसिलिन है वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, वो सिर्फ किसको किल करेगी, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई को, जिसमें आ जाते हैं एंटीरोकॉक्साई, उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई को, जिसमें आ जाते हैं लिस्टेरिया, और इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स को भी किल करती है, जैसे ई कोलाई। देखो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स के ही ऑर्गेनिजम्स को किल कर रही है ना, और ग्राम पॉजिटिव को, कॉक्साई को और बैसिलाई को। अब ई कोलाई, हीमोफिलस, प्रोटियस और सैल्मोनेला टाइफी, तो ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपने याद कर लेना है। अब क्या ख़्याल है कि जब अगर आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक नॉर्मल पेशेंट को मतलब एक पेशेंट को दे रहे हो जिसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ना सिर्फ ये कि उन बैक्टीरियल पैथोजेंस को अटैक करेगी, बल्कि क्या करेगी कि जो हमारी नॉर्मली हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने कुछ अच्छे बैक्टीरिया रखे हुए होते हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देगी। तो अच्छे बैक्टीरिया जब किल हो जाएंगे तो फिर तो क्या होता है कि नॉर्मली इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे तो सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल होता है। ये इसकी नॉर्मली ग्रोथ क्या होती है कि ये कम ही रहती है, यानी कि ये कोलोनाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मली गट में मौजूद होता है, ये गट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी, इसको मौका मिल जाएगा और ये सुपर इन्फेक्शन करा देगा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, और इसकी वजह से होता है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को आप कंबाइन कर सकते हो ताकि पेशेंट को अच्छा ट्रीट किया जा सके, ठीक है। और रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर इन्फेक्शंस, डिक्रीजेस द एमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड मिनिमाइजेस द टॉक्सिसिटी, ठीक है। कॉम्बिनेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो सुपर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है और टॉक्सिसिटी मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशन जो है उसमें हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होती है एंटी माइक्रोबियल ड्रग की। फॉर एग्जांपल टीबी में तभी फ़ायदा होगा जब डिफरेंट ड्रग कॉम्बिनेशन दी जाएंगी पेशेंट को, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एडवाइस किया जाता है कि एक सिंगल एजेंट से ही पेशेंट को ट्रीट किया जाए, क्यों, क्योंकि ताकि सुपर इन्फेक्शन ना हो, रेजिस्टेंस ना हो, टॉक्सिसिटी ना हो। लेकिन टीबी वगैरह और कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिसमें हमें कॉम्बिनेशन देनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सर्टेन एंटीबायोटिक की कॉम्बिनेशन है, जैसे बीटा लैक्टम एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों आप इकट्ठी देते हो ना, तो साइनर्जिज्म का मतलब ये होता है कि अगर बीटा लैक्टम और अमाइनो ग्लाइकोसाइड को अलग अलग दोगे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आप इन दोनों को मिला के दोगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसको कहते हैं सिनर्जिज्म। और नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ तभी काम करती हैं जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी एजेंट की जो को एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि मिला के देना, उसकी वजह से बैक्टीरियोस्टेसिस हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करें तो आप दो ऐसे एजेंट्स मिला दोगे, तो
जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, दूसरा बैक्टीरिसाइडल है, तो क्या होगा कि उसकी वजह से क्या होगा कि एक ड्रग जो है दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसके काम को ख़राब भी कर सकते हैं। तो आपने ड्रग कॉम्बिनेशन देते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि क्या ये 2 ड्रग्स आपस में एक-दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट तो नहीं करते। आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि उनके अंदर सिनर्जिज़्म होनी ज़रूरी है, कि सिनर्जिज़्म का क्या मतलब है कि आप उन दोनों को दो तो उनका इफ़ेक्ट आपस में कंबाइन हो जाए। ऐसा ना हो कि वो एक-दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर दें। जैसे आप बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल को इकट्ठा देते हो तो एक ड्रग दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बैक्टीरियोस्टैटिक टेट्रासाइक्लिन ड्रग दिया है, तो ये क्या करेगा कि ये जो अगर आपने साथ में पेनिसिलिन और सेफ़्लोस्पोरिन भी दे दिया, पेनिसिलिन और सेफ़्लोस्पोरिन होती है बैक्टीरिसाइडल, और अगर आपने बैक्टीरियोस्टैटिक टेट्रासाइक्लिन दिया है, तो ये क्या करेगी कि बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट ऑफ पेनिसिलिन और सेफ़्लोस्पोरिन के साथ इंटरफेयर करेगी। उसके बाद हमने देखना है कि ड्रग की रेजिस्टेंस के क्या मैकेनिज़म्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, जहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस किस-किस वजह से हो सकती है। एक तो इस वजह से हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है ना कि जो हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनका टारगेट एंजाइम होता है डीएनए गायरेज़ वग़ैरह, ठीक है? तो अक्सर ऐसा होता है कि डीएनए गायरेज़ वग़ैरह ये जो होते हैं ना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इनके अंदर एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज़, और इस डीएनए गायरेज़ की मदद से उनको क्या फ़ायदा होता है कि वो जो है इस डीएनए गायरेज़ के ऊपर एंटीबायोटिक जाके काम करती है और उस ऑर्गेनिज़्म को किल करती है। अब जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स था, इनके अंदर होता है डीएनए गायरेज़। तो एक चालाकी वाला काम क्या करते हैं कि अपने डीएनए गायरेज़ को ही बदल लेते हैं। तो बेचारी एंटीबायोटिक्स आएँगी और फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह, तो वो जो है वो इनके ऊपर काम नहीं कर पाएँगी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पे। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के खिलाफ अक्सर रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म अपना डीएनए गायरेज़ बदल बदल लेते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू अल्टर्ड टारगेट, यानी उसका टारगेट डीएनए गायरेज़ बदल गया। उसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू डिक्रीज्ड एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन कब कम होती है? जब या तो परमिएबिलिटी उस ड्रग की कम हो गई है, या तो उस ड्रग का इफ्लक्स हो रहा है, यानी उसको सेल के अंदर से निकाल दिया जाता है। अब परमिएबिलिटी कम होने से कौन से ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप होती है? बीटा लैक्टैम्स। फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टैम्स जो है उनका एक प्रोसेस होता है कि वो जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर एंटर करते हैं पोरिन चैनल्स से, ठीक है? तो एंटीरोबैक्टर जो है ना, वो सेफेलोस्पोरिन से रेजिस्टेंट हो जाता है। कैसे कि अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये देखें, ये पड़ा हुआ है हमारे पास एंटीरोबैक्टर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एंटीरोबैक्टर क्या करता है कि ये सेफलोस्पोरिन से रेजिस्टेंट होता है। कैसे होता है कि ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है बीटा लैक्टमेज, ठीक है? बीटा लैक्टमेज क्या करता है कि वो जो सेफलोस्पोरिन होती है, इसके अंदर बीटा लैक्टैम रिंग होती है, इसकी बीटा लैक्टैम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास एंटीरोबैक्टर होता है ना, वो सेफलोस्पोरिन के खिलाफ काम करता है और ख़ुद को आज़ाद करा लेता है और सेफलोस्पोरिन से डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। उसके अलावा जो है अब मैंने एक बात बताई थी कि ड्रग को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होने के लिए पोरिन चैनल चाहिए। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो अपना ये पोरिन चैनल ही बदल लेते हैं। जब क्या ख्याल है, उनका पोरिन चैनल ही बदल जाएगा तो बेचारा एंटीबायोटिक अंदर जा ही नहीं पाएगी। जब एंटीबायोटिक अंदर नहीं जा पाएगी तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और ये किन ड्रग्स के खिलाफ ऐसा होता है? सेफेलोस्पोरिन्स के खिलाफ, ठीक है? उसके अलावा इफ्लक्स ज़्यादा हो जाना। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें इफ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, और वो कौन सी हैं? टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन जो है वो गायनी के अक्सर इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन का बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? गायनी के इन्फेक्शंस में, जैसे बैक्टीरॉइड्स वगैरह। बैक्टीरॉइड्स क्या करता है कि ये एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब क्या होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो बैक्टीरॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन अब क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आहिस्ता-आहिस्ता रेजिस्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये अपने अंदर क्या करते हैं, बैक्टीरॉइड अपने अंदर एक प्रोटीन बना लेते हैं। वो प्रोटीन क्या होता है? प्लाज्मिड मीडिएटेड, यानी कि इनके अंदर प्लाज्मिड पड़ा होता है ना बैक्टीरिया के अंदर। ये क्या करते हैं, अपने प्लाज्मिड से एक प्रोटीन बनवाते हैं, और ये जो नया प्रोटीन बनता है ये क्या करता है? ये टेट्रासाइक्लिन को बाहर मूव करवाता है। यानी कि अगर बैक्टीरॉइड्स के अंदर फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन बेचारी एंटीबायोटिक किसी तरह बैठ भी गई थी, तो ये इसको बाहर निकलवा देता है, इफ्लक्स करा देता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा होता है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि एक और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस है, ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, ठीक है? एंजाइम की वजह से ड्रग इनएक्टिवेट हो रही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो डीएनए गायरेज था, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है कि जो डीएनए गायरेज था, इसमें डीएनए गायरेज टारगेट एंजाइम था। टारगेट एंजाइम डीएनए गायरेज ही बदल गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रोब है ना, वो खुद एक एंजाइम बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज का क्या काम होता है कि जो भी लैक्टैम एक रिंग होती है, ठीक है? ऐसी एक रिंग पड़ी हुई होती है,
और ये एंटीबायोटिक्स में होती है। अब क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है वो अपने अंदर एक एंजाइम बनवाते हैं बीटा लैक्टमेज़। वो एंजाइम क्या करता है कि इस बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या ख्याल है कि वो एंटीबायोटिक काम कर पाएगी? नहीं काम कर पाएगी। तो बीटा लैक्टोमेजेज़ का दूसरा नाम क्या है? पेनिसिलिनेजेज़, ठीक है? पेनिसिलिनेजेज़ होते हैं, वो क्या करते हैं एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये मैकेनिज़्म ऑफ रेजिस्टेंस किस में होता है? नाइसीरिया गोनोरिया। नाइसीरिया गोनोरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या करता है कि ये बीटा लैक्टोमेजेज़ बनाते हैं अपने अंदर और वो जाके पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बीटा लैक्टोमेज़ का दूसरा नाम क्या है? पेनिसिलिनेज़। क्यों? क्योंकि ये पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? तो ये मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस आपने इस डायग्राम से बहुत अच्छे याद कर लेना है। उसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी आप दे रहे हैं पेशेंट को, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी कि स्किन पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, आर्टिकेरिया वगैरह। ये पेनिसिलिन की वजह से होता है। डायरेक्ट टॉक्सिसिटी होती है, फॉर एग्जांपल अमाइनो ग्लाइकोसाइड। सुपर इन्फेक्शन भी जो मैंने बताया था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारे अच्छे बैक्टीरिया को मार देती हैं और उसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ग्रो करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मली ग्रो नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया चले गए तो वो फटाफट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सुपर इन्फेक्शंस की वजह से। अब ये डायग्राम देख लेते हैं, इसमें साइट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन। अब ये देखो कि यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहाँ कहाँ काम करते हैं। ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से याद होगी तो क्लासिफिकेशन सारी याद हो जानी है। इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे सल्फोनामाइड सिट से याद रखो या सैट से याद रखो, SAT सैट से। सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम ये क्या करते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। ये ड्रग्स इस तरह से काम करते हैं कि ये जाके क्या करते हैं कि ये जो माइक्रोब है ना, इसके अंदर ये जो पापा कन्वर्ट हो रहा था THFA में, यानी कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, ये क्या करते हैं इधर जाके उसको इनहिबिट कर देते हैं। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। ये किसका मैकेनिज्म है? एंटीबायोटिक्स का, सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम का। उसके अलावा सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं कुछ ड्रग्स। ये देखो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। वो कौन कौन से हैं? इसमें माइसिन्स वाले याद रख लो, वैंको माइसिन, डेप्टो माइसिन, फॉस्फो माइसिन, टेलावेंसिन, ठीक है। और एक और याद कर लो, बीटा लैक्टेम्स। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम पे क्या बन रहा होता है? मैसेंजर RNA बनता है और प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स कौन से ड्रग्स होते हैं? इसमें आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी तो कॉल की जाती है राइबोसोम्स को कि भाई देखो प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली है, तो याद रखो टैम उनको कॉल करता है, टैम कॉल, TAM टैम, CL कॉल, याद रख लो। तो टेट्रासाइक्लिन होती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स होती हैं और कॉल से क्लिंडामाइसिन, क्लोरम्फेनिकोल और लाइनजोलेट, दीज आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। और ये याद रखना है प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी तो टैम ने कॉल की। उसके बाद है इनहिबिटर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेंगे? ये देखो यहाँ पे मैसेंजर RNA और DNA बन रहा था, तो इसकी सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेंगे? इनहिबिटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन के होते हैं दो, फ्लोरोक्विनोलोन्स और राइफेम्पिन, ठीक है। राइफल से याद रखो, वो याद है आपने माइक्रो में भी पढ़ा था, राइफल होती है। तो राइफल से याद रखो कि राइफल क्या करती है? राइफल DNA को, यानी राइफल से गोली निकलती है और वो DNA को किल करेगी, ठीक है। तो इससे याद रखो कि राइफेम्पिन और साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स याद कर लो, ठीक है। उसके बाद है इनहिबिटर ऑफ, अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी इनहिबिट करेंगे। कौन कौन से होते हैं? इसमें PIA से याद रख लो, एम्फोटेरिसिन B, P से पॉलीमिक्सिन, I से आइसोनियाजिड और A से एम्फोटेरिसिन B। तो ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से याद हो गई ना, तो आपको सारी क्लासिफिकेशंस और हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा अच्छे से याद हो जाना है। मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे इनहिबिट करते हैं सैट, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम। सेल वॉल है बनी हुई माइक्रोब की, सेल वॉल की सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेंगे? माइसिन्स, वैंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, टीलावेंसिन और बीटा लैक्टम्स। और प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करते थे? हमारे पास टैम कॉल करता है, टेट्रासाइक्लिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, कॉल से क्लेंडामाइसिन, क्लोरम्फेनिकोल, लाइनजोलिड। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करते हैं? राइफेम्पिन और साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को कौन इनहिबिट करेंगे? PIA, पॉलीमिक्सिन, आइसोनियाजिड एंड एम्फोटेरिसिन B। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। इसके अलावा एक टॉपिक आपने खुद, उसकी एक डायग्राम बनी हुई है बुक में, बस वही देख लेनी है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं? जो हम प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं, यानी पेशेंट को अभी डिजीज़ नहीं हुई या कोई सर्जरी वगैरह होने लगी है उससे पहले ही हम देते हैं ताकि पेशेंट में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो आपने डिजीज़ टेबल से देख लेनी है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है उसमें देख लेनी है कि किससे पहले हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एंटी माइक्रोबियल थेरेपी।